हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन, लेखांकन एक परिचय। ये अकाउंटेंसी का आपका चैप्टर 1 है, ठीक है। जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन पूछता है लेखांकन के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग आर। मैंने आपको ये पूरी चैप्टर पढ़ा दी है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब कहता है क्या, लेखांकन के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग आर। लेखांकन के 6-7 प्रकार मैंने आपको बताए हैं, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 ही हैं जो मैक्सिमम जगह पे पूछे जाते हैं, जो मैंने क्लासेस के टाइम में भी आपको बताई थी। तो देखिए, लेखांकन के 3 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं, जिसमें कि पहला आपका है वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कि लागत लेखांकन। और तीसरा है आपका क्या, प्रबंधकीय लेखांकन यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये तीनों ही लेखांकन के प्रकार हैं, इसलिए इसका जो आंसर है वो होगा डी, ठीक है। डी जो है इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है लेखांकन लेन देनों का लेखा करती है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ। कहता है क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे। कहता है क्या है कि लेखांकन लेन देनों का लेखा करती है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है कि अकाउंटिंग जो है वो किस तरह की चीज़ों का ट्रांजैक्शन करती है। तो सबसे पहला कहता है क्या कमोडिटी यूनिट्स का, क्या वस्तुओं का ट्रांजैक्शन करती है? नहीं। कहता है मॉनेटरी यूनिट्स, क्या पैसों का ट्रांजैक्शन करती है? तो हाँ जी, इसका आंसर होगा बी। तीसरा कहता है उत्पादन इकाई का, नहीं, इसमें नहीं आएगा। फिर कहता है नॉन ऑफ दिस, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। अकाउंटिंग जो है ये जिस चीज़ का ट्रांजैक्शन करती है वो है पैसा, यानी कि मॉनेटरी यूनिट्स का ये ट्रांजैक्शंस करती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पुस्त पालन का अर्थ है, बुक कीपिंग मीन्स ए पुस्तकों का रखना, यानी कि कीपिंग ऑफ बुक्स। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक्स है इसमें, थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। तो इसमें होगा पुस्तकों को रखना, यहाँ पे का लिख दिया लेकिन होगा को, पुस्तकों को रखना। कहते हैं कीपिंग ऑफ बुक्स, पुस्तकों को अलमारी में रखना, कीपिंग ऑफ बुक्स इन अलमीरा। सी कहता है व्यापारिक लेन देनों का हिसाब पुस्तकों में रखना, कीपिंग दी रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन दी बुक्स। या फिर डी ऑल ऑफ दिस। तो देखिए सबसे पहला कहता है क्या कि बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। तो क्या बुक कीपिंग का मतलब होता है पुस्तकों को रखना? तो मैंने आपको बताया ही था कि बुक कीपिंग का मतलब बुक रखना थोड़ी होता है, ये गलत आंसर है। बुक्स को अलमारी में रखना, ये तो बिल्कुल गलत आंसर है। तो ऑल ऑफ दीज तो होगा नहीं, डी भी नहीं होगा। इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स, ठीक है। यानी कि आप जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स करते हैं ये उसको कीप करके रखने का काम करता है। दैट्स वाई इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, ठीक है। आई होप कि ये 3 क्वेश्चंस क्लियर होंगे आपको। अगर आपने क्लासेस किए तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान होगा। आगे कहता है क्या, पुस्तपालन से आशय है, बुक कीपिंग डिनोट्स। पुस्तपालन किस चीज़ को डिनोट करता है? तो कहता है ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन बुक्स। हाँ जी, ये बिल्कुल, ये क्या करता है, हम जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करते हैं ये उसको क्या करता है, लिख के रखने का काम करता है। तो ये इसके लिए ना एक आर्ट हो गया, एक आर्ट की तरह होता है कि आप जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं ये इसको बहुत अच्छे तरीके से सजा के अपने पास रखता है, ताकि आपको क्या हो, समझने में इन फ्यूचर क्या हो, आसानी होती। ये ना एक कला है, आप जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसको रिकॉर्ड करके रखने की एक कला है, ठीक है। बी नंबर करता है कीपिंग ऑफ बुक्स, कहता है लेखा पुस्तकों को रखना, नहीं, ये नहीं होगा। सी कहता है मेंटेनिंग स्टॉक ऑफ बुक्स फॉर परचेज एंड सेल, ये भी नहीं होगा। डी कहता है ऑल ऑफ दिस, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन कह रहा है क्या, फिर से समझ लो कि पुस्त पालन से क्या आशय है, बुक कीपिंग डिनोट्स, ये डिनोट करता है कि भैया जो भी व्यक्ति बुक कीपिंग करता है ये एक कला है, एक आर्ट है। आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, आपके बिजनेस डीलिंग्स को ये क्या करती है, बुक्स में लिख लिख कर रखती है। ये सबके बस की बात नहीं है। दैट्स वाई कि ये क्या है, एक कला है। इसके लिए अलग से आपको डिग्री लेनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये एक कला है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा,
कि आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन बुक्स। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा हमको। अब हम लोग देखते हैं, कहता है लेखांकन इसकी भाषा है। इस क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि लेखांकन किसकी भाषा है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ, कौन से लैंग्वेज में बात करती है अकाउंटिंग, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो कहता है ए बिजनेस में, क्या अकाउंटिंग का यूज़ हम बिजनेस में करते हैं, इन्वेस्टमेंट में, सांख्यिकी में, स्टैटिस्टिक्स, या फिर उद्योग इंडस्ट्री में। तो हम जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है कहाँ काम करती है, अरे ये स्टैटिस्टिक्स कह रही हूँ मैं, अकाउंटिंग जो है ये कहाँ काम करती है, तो बिजनेस में काम करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। अब देखिए आगे, कहता है लेखांकन की विशेषता क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर, कहता है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर, इसकी विशेषता क्या क्या है। तो क्या अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग का काम करता है, हाँ जी बिल्कुल करता है। क्लासीफाइंग डेटा को तोड़ने का काम करता है, अलग अलग ग्रुपों में वर्गीकृत करने का काम करता है, तो हाँ जी करता है। फिर कहता है क्या, समराइजिंग का काम करता है, सारांश तैयार करता है, यानी कि उसको छोटे छोटे भागों में बांटता है, समझने लायक बनाता है, तो ये भी काम करता है। कहता है ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आई होप कि ये वाला भी पॉइंट क्लियर होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है लेखांकन के कार्य हैं, द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आर, ए लाभ अथवा हानि की गणना करना, मतलब लेखांकन के कार्य पूछ रहा है आपसे, अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो अकाउंटिंग करते ही हम लोग इसलिए ताकि हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चले, पहला वाला आंसर बिल्कुल सही है, ये उसका एक कार्य है। दूसरा कहता है टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है ये उसको बताता है, कौन, अकाउंटिंग। तो हाँ जी बताता है, तो ये भी सही आंसर है, ये भी उसका एक फंक्शन है। अगला कहता है क्या, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, कहता है विभिन्न पक्षकारों को सूचनाएं प्रदान करता है, बिल्कुल सूचनाएं प्रदान करता है, ये भी इसका काम होगा। देखिए कैसे, क्योंकि जो बिजनेस में काम कर रहे हैं, इनसाइडर हैं, ये उनके लिए तो काम, उनको तो इन्फॉर्मेशन देता ही देता है। जो आउटसाइडर होते हैं अकाउंटिंग, उनको भी इन्फॉर्मेशन देता है। इनसाइडर में मैंने आपको पढ़ाया था कौन कौन थे, तो उसमें आपका मैनेजर था, उसमें आपका ऑनर था, एम्प्लॉय था, ये सब कहाँ जाते हैं, इनसाइडर में। ये लोग आंतरिक रूप से डेटास का यूज़ करते हैं, सूचनाओं का यूज़ करते हैं। और होता है क्या, क्रेडिटर है, इन्वेस्टर्स होता है, जो भी होता है वो सब आउटसाइडर कहलाते हैं बिजनेस में, ये लोग भी डेटास का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द एबव। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, बहुत टफ नहीं है, आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, नोट्स लिखा है, तो आप चाहें तो टेलीग्राम में इसका नोट्स मैंने दिया हुआ है, इस चैप्टर का हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे दूर हैं, जिनके आसपास अच्छी कोचिंग्स नहीं है, वो लोग आराम से नोट्स लेकर पढ़ सकते हैं घर में। ठीक है, आप देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है लेखांकन की सीमाएँ हैं, द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग आर, इसकी सीमाएं क्या क्या हैं, यानी कि कार्य करने के दौरान क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इनके रास्ते में बैरियर बनती है, यानी कि इनको रुकावट का सामना करना पड़ता है, या फिर सीमा का मतलब ये भी कह सकते हैं कि डिमेरिट्स क्या क्या है इनके। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, देखिए ए नंबर, व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट्स। बी, ऐतिहासिक लागतों पर आधारित, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, झूठे दिखावे से प्रभावित, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। कहता है इसमें क्वेश्चन क्या है कि भैया इसकी सीमा क्या क्या है, तो इसकी सीमा क्या क्या है, तो पहला कहता है क्या कि व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित है, क्या ये आसपास के लोगों से, या मतलब जो भी लोग कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति की बातों से क्या लगता है अकाउंटिंग प्रभावित होता है। या फिर कहता है क्या, ऐतिहासिक लागतों पर आधारित है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि बहुत पुराने तौर तरीके जो पहले से चलते आ रहे हैं, क्या हम लोग उसको भी फॉलो करते हैं। तो अकाउंटिंग उन सारी चीज़ों को भी फॉलो करता है जो अभी से बहुत समय पहले हम लोग क्या करते थे, यूज़ करते थे। ठीक है, जो शुरू से बना हुआ है हमारे देश में, आज भी उन चीज़ों को फॉलो किया जाता है। तो इसका आंसर ए भी होगा और बी भी होगा। अब कहता है झूठे दिखावे से प्रभावित, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। हाँ जी, बिजनेस में जितने भी काम होते हैं उसमें कभी कभी अपने व्यवसाय को अच्छे पोजीशन पे दिखाने के लिए झूठे दिखावे भी किए जाते हैं। तो इसका आंसर ए भी होगा,
बी भी होगा, सी भी होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा। अगला कहता है क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न मदों में कौन सी वित्तीय प्रकृति की नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट फाइनेंशियल इन नेचर। कहता है इसमें से, मतलब जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो फाइनेंशियल आइटम से अटैच्ड नहीं है। ठीक है, मतलब जिसमें कि पैसे का लेन देन का बात नहीं होता हो। तो सबसे पहला कहता है क्या, कार उधार खरीदना, परचेज्ड अ कार ऑन क्रेडिट। जब हम एक कार को उधार खरीदते हैं तो भले हम उसको अभी पैसा नहीं दे रहे, लेकिन बाद में तो पैसा देंगे ही, तो यहाँ पे पैसे का लेन देन हो रहा है, तो ये फाइनेंशियल नेचर का हुआ। कहता है एक कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया, डिसमिस्ड एन एम्प्लॉय फ्रॉम जॉब। कहता है क्या, अच्छा इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि वित्तीय प्रकृति की नहीं है। अच्छा नहीं है, तो कहता है एक कर्मचारी को जॉब से हटा दिया, तो क्या कर्मचारी को जॉब से हटाने के दौरान हमें क्या उसमें से पैसे मिल रहे हैं? अगर हम किसी कर्मचारी को जॉब से हटा रहे हैं तो उसके लिए तो ना हम उसको पैसे दे रहे हैं ना उससे हमें पैसे मिल रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। सी नंबर कह रहा है भवन नगद में खरीदा, परचेज्ड बिल्डिंग फॉर कैश। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कोई बिल्डिंग पैसा दे के खरीद रहे तो यहाँ पे पैसे का लेन देन हो रहा है, तो फाइनेंशियल नेचर का हुआ। फिर कहता है स्वामी के व्यक्तिगत प्रयोग के लिए नगद निकाला, विड्रॉल ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। अगर मालिक के पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाले तो यहाँ पे भी मतलब इसमें भी पैसे का ट्रांजेक्शन है, इसमें भी पैसे का ट्रांजेक्शन है, इसमें भी पैसे का ट्रांजेक्शन दिया गया है। तो जिसमें पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं वो कौन सा होगा? बी नंबर। अगर किसी व्यक्ति को, किसी कर्मचारी को नौकरी से हटा दिए तो पैसे की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे पैसा यूज़ नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या होगा? आंसर बी होगा। अगला कहता है कौटिल्य ने इस पर पुस्तक लिखी थी, यानी क्या कहने का मतलब है कि कौटिल्य जी जो थे उन्होंने किसके ऊपर पुस्तक लिखी थी? अकाउंटिंग पे? नहीं। सांख्यिकी पे? नहीं। हस्तरेखा शास्त्र यानी कि पल्मिस्ट्री पे? नहीं। इन्होंने पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र की। अभी से कई सौ साल पहले इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र की, जिसमें हर चीज़ का इन्होंने क्या किया है? विचार विमर्श, हर टॉपिक पे विचार विमर्श किया है उसके अंदर। ठीक है, आई होप कि 10 क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगला कहता है क्या, लेखांकन सतर्कतापूर्ण एवं कुशलता पर आधारित होता है। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन केयरफुल एंड एफिशिएंट। कहता है कि इन चारों टॉपिक में से ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसमें अकाउंटिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, यानी कि इफेक्टिव भी है और स्किलफुल भी है। पहला कहता है बुक कीपिंग सिस्टम, दूसरा कहता है क्या? रिकॉर्डिंग सिस्टम, तीसरा कहता है क्या? क्लासिफिकेशन सिस्टम, और चौथा कहता है क्या? कम्युनिकेटिंग सिस्टम। तो इसमें सबसे ज़्यादा जहाँ पे अकाउंटिंग इफेक्टिव होती है वो है आपका क्या? पुस्तपालन, यानी कि बुक कीपिंग सिस्टम, पुस्तपालन प्रणाली। आई होप कि क्लियर होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थापना कब हुई थी? तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है आपका? 1948 में, 1949 में, 1950 में, या फिर 1952 में। तो द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन 1949। इसका स्थापना कब हुआ था? 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है क्वेश्चन नंबर 13, पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज। पुस्तपालन का मेन उद्देश्य क्या है भैया? तो चलिए देखते हैं। कहता है पहला क्या? कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, लेन देनों का पूर्ण अभिलेखन। बिल्कुल सही बात है, ये लेन देनों, बुक कीपिंग जो होता है, आप जितना भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसका कंप्लीट रिकॉर्ड अपने पास रखता है। सही है ये। दूसरा कहता है क्या? व्यवसाय पर वित्तीय प्रभाव का निर्धारण, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस। अगर कहता है व्यवसाय पर वित्तीय प्रभाव का निर्धारण, व्यवसाय पर पैसे का कितना प्रभाव पड़ रहा है ये उसका निर्धारण करने का काम करता है ये काम, लेकिन ये इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। लेकिन ये क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है।
अगला कहता है उद्देश्य है, लेकिन ध्यान में रहेंगे मुख्य उद्देश्य नहीं, यहाँ पे मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है। क्वेश्चन में कभी पूछेगा आपसे पुष्ट पालन का उद्देश्य तो सेकेंड वाला भी काउंट करेंगे, लेकिन अगर मुख्य उद्देश्य कहेगा तो किसी एक को ही चूज करना है, तो हम लोग फर्स्ट वाला चूज करेंगे। फिर कहता है समंकों का विश्लेषण एवं निर्वचन, ये ऑब्वियस है, ये डेटास का कलेक्शन भी करती है, निर्वचन भी करती है, लेकिन इसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, मेन गोल होता है, वो है ए नंबर, लेन देनों का क्या करता है, ये फुल ट्रांजेक्शन, फुल कंप्लीट रिकॉर्डिंग रखता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आई होप कि 13 तक क्लियर होगा आपको। अगर आपने पढ़ा है, क्लासेस की हैं, तो आपको ज़रूर क्लियर होगा ये सारा। ठीक है, अब देखिए आगे कहता है द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू, कहता है वित्तीय लेखांकन का मूलभूत कार्य है। कहता है कि सब एकदम जब हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम करते हैं तो इसमें सबसे बेसिक चीज़ें क्या हैं, तो कहता है रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। हाँ जी, ये सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को क्या करता है, रिकॉर्ड करके रखता है। दूसरा कहता है वित्तीय समंकों का निर्वचन करना, इंटरप्रेट फाइनेंशियल डेटा। तीसरा कहता है असिस्ट द मैनेजमेंट, प्रबंधन को मदद करना। और तीसरा कहता है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो हम जानते हैं इसका एकदम अगर बेसिक फंक्शन पूछा जाए, कहता है क्या बेसिक फंक्शन, तो इसका बेसिक फंक्शन होगा क्या, एकदम शुरुआत, एकदम सबसे मेन चीज़ जो है वो क्या है, तो इसका आंसर होगा ए, रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। आप जितना भी लेन देन करते हैं ये उसको क्या करता है, रिकॉर्ड करके रखता है। अब हम लोग जरा नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करेंगे। आपने 14 क्वेश्चन अभी क्या किया है, पढ़ लिया है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक लेन देन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हो गया, जिसमें कि पैसे से जुड़ा हुआ बात हम लोग कर रहे हैं। तो इन चारों क्वेश्चन नंबर 15 के चारों टॉपिक में से कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें बिजनेस यानी कि पैसे से जुड़ा हुआ बात नहीं किया जा रहा है। तो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 कहता है परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल वर्थ ₹20,000, इसमें पैसे की बात हो रही है, तो ये वाला तो होगा। इसमें पूछ क्या रहा है, कौन सा नहीं है। फिर कहता है वेतन दिया 5,000, इसमें भी पैसा दिया गया, तो ये वाला भी होगा। फिर कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,000, तो भैया ये वाला भी होगा। अब कहता है व्यक्तिगत प्रयोग हेतु एक टीवी खरीदी, तो ये ट्रांजेक्शन तो है, लेकिन ये पर्सनल यूज़ हो रहा है, यानी कि ये बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं है। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या क्या है। आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भैया बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है वो क्या क्या है। तो इसका ए, बी और सी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, जबकि डी जो है ये क्या है, डी जो है ये आपका क्या है, ये आपका पर्सनल ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, है ना। कि इसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन जो नहीं है वो क्या है कि उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए टीवी परचेस किया है। ओके, आई होप कि क्लियर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कहता है। कहता है द लेखांकन मुख्य कार्य है, द प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि लेखांकन का मुख्य कार्य क्या है, द प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज। तो कहता है ऑप्शन नंबर ए हम लोग पढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, व्यावसायिक लेन देनों का भी लेखा करना इसका कार्य है, लेकिन मुख्य कार्य बोल के हम लोग इसको नहीं मानते हैं। ठीक है, अब कहता है बी नंबर, व्यवसाय के गुणों का अभिलेखन करना, बिल्कुल नहीं। कहता है व्यावसायिक व्यवहारों का अभिलेखन एवं वर्गीकरण करना, हाँ जी ये वाला होगा। ये क्या करती है, डेटास को रिकॉर्ड भी करती है और क्लासीफाई भी करती है। ठीक है, अगला डी नंबर कहता है कार्यवाही के लिए सूचनात्मक आधार प्रदान करना, कहता है प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशनल बेसिस फॉर एक्शन, तो नहीं होगा ये वाला। इसका जो मेन फंक्शन होगा, मेन फंक्शन इसका क्या होगा, इसका मेन फंक्शन होगा सी नंबर। इसका मेन फंक्शन क्या होगा, सी नंबर की, ये रिकॉर्डिंग भी करता है और क्लासीफाई भी करता है। 17 नंबर क्या कहता है, 17 नंबर कहता है लेखांकन शुरू होता है जहाँ, लेखांकन कहाँ से शुरू होती है, कहते हैं काउंटिंग बिगिंस वेयर। तो कहता है ए नंबर पुस्त पालन खत्म होता है, बुक कीपिंग एंड्स होती है तब, बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड होता है तब, नहीं बी नहीं होगा। फिर कहता है अकाउंटेंसी एंड्स होता है तब, लेखा कर्म खत्म होता है तब, ये भी नहीं होगा। डी कहता है लेखा अवधि खत्म होती है तब, नहीं ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा,
जब मैंने आपको पढ़ाया भी है कि जब बुक कीपिंग एंड होता है तो किसका काम स्टार्ट होता है, अकाउंटिंग का काम स्टार्ट होता है। तो आई होप कि 17 तक क्लियर होगा। हम लोग अब 18 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर कहता है क्या, लेखांकन में लेखा होता है। इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ, लेखांकन में किसका लेखा किया जाता है। तो कहता है ए नंबर, केवल वित्तीय लेन देनों का। हाँ जी, अकाउंटिंग में केवल वित्तीय लेन देनों का ट्रांजैक्शन होता है, केवल गैर वित्तीय लेन देनों का नहीं। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को तो रिकॉर्ड ही नहीं करते। फिर कहता है क्या, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, बिल्कुल नहीं। अब कहता है स्वामी के निजी लेन देनों का, पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रोप्राइटर। अब प्रोप्राइटर अपने घर में क्या खरीद रहा है, क्या ला रहा है, क्या बेच रहा है, हम उसका ट्रांजेक्शन्स तो करेंगे नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, डी भी नहीं होगा। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, ना तो बी होगी, ना तो सी होगी, और ना ही तो डी होगी। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा। अब अगला देखते हैं। 19 नंबर कहता है क्या, कार्यालय भवन के किराए के रूप में दिया गया 5,000 रुपये एक क्या है। कहता है ₹5,000 पेड एज रेंट ऑफ ऑफिस प्रेमिसेस इज एन और ए। कहता है ए एक इवेंट है, एक घटना है, एक लेन देन है, ट्रांजेक्शन है, ए एंड बी बोथ, या फिर डी नॉन ऑफ दी। देखिए, तो यहाँ पे कहता है क्या एक घटना है, नहीं ये नहीं होगा। एक ट्रांजेक्शन, ऑब्वियस सी बात है, हमने 5,000 किसी को किराए के रूप में दिया है तो वो ट्रांजेक्शन ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। चलिए अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन वित्तीय प्रकृति का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। कहता है इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें पैसों के लेन देन की बात नहीं की गई है। तो देखिए, कहता है ए नंबर, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। बी कहता है परचेज ऑफ अ बिल्डिंग, पेमेंट ऑफ सैलरीज, स्ट्राइक ऑफ बाय एम्प्लॉयज़। कहता है पॉइंट नंबर 1 क्या, अगर आप उधार माल खरीद रहे थे क्या इसमें पैसे के ट्रांजेक्शन की बात की गई है, तो बिल्कुल। फिर कहता है परचेज ऑफ बिल्डिंग परचेज कर रहे तो भी पैसा देंगे, पेमेंट ऑफ सैलरी पेमेंट कर रहे तो भी पैसा देंगे। तो ये तीनों तो जो है फाइनेंशियल कैरेक्टर का है, यानी कि इसका जो नेचर है वो फाइनेंशियल है, यानी कि पैसों का लेन देन इसमें बात की जा रही है। तो ये तीनों तो नहीं होगा। अगला कहता है कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करना, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़। हाँ, तो अगर कर्मचारी हड़ताल पर है तो इसमें किसी प्रकार के पैसे के लेन देन की बात नहीं होगी, इसमें किसी तरह का फाइनेंशियल नेचर नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला देखिए 21 नंबर क्या कहता है। कहता है लेखांकन सूचनाओं के आंतरिक उपयोगकर्ता हैं। इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। ए क्रेडिट। कहता है इंटरनल यूजर्स यानी कि व्यवसाय के अंदर रहकर कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो डेटास का यूज़ करता है, अकाउंटिंग का यूज़ करता है। तो कहता है ए क्रेडिटर। हमने आपको पढ़ाया था क्रेडिटर जो होता है व्यवसाय के बाहरी उपयोगकर्ता होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, ना कि इंटरनल। तो पहला तो नहीं होगा। फिर कहता है पोटेंशियल इन्वेस्टर भी जो होता है ये यूज़र होता है, लेकिन ये भी क्या होता है, एक्सटर्नल यूज़र होता है, ना कि इंटरनल यूज़र होता है। अब कहता है क्या, मैनेजर जो होता है ये बिजनेस के अंदर का व्यक्ति होता है और ये इंटरनल यूज़र कहलाता है। अगला कहता है शोधकर्ता, रिसर्चर, ये भी क्या होता है, एक्सटर्नल यूज़र होता है, यानी कि बाहरी यूज़र होता है, आंतरिक। इसका आंसर क्या होगा, इसका मतलब सी होगा, क्योंकि पूछा गया आंतरिक उपयोगकर्ता कौन है, यानी कि इंटरनल यूज़र कौन है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है लेखांकन सूचनाओं के बाह्य उपयोगकर्ता हैं। एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। चलिए देखते हैं। कहता है एक्सटर्नल यूजर्स यानी कि बाहरी उपयोगकर्ता कौन है अकाउंटिंग के। तो पहला कहता है रिसर्चर, अभी मैंने बताया ना कि हाँ होगा। दूसरा कहता है गवर्नमेंट, सरकार भी व्यवसाय के बाहर आती है। टैक्स अथॉरिटी जो कर वसूलने का काम करती है व्यवसाय से, वो भी क्या होती है, बाहरी यूजर्स होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है क्या 31 दिसंबर 2015 को अशोक लिमिटेड ने मोहन लिमिटेड से एक मशीन 1,75,000 रुपये में खरीदी। ठीक है, कहता है ऑन 31 दिसंबर 2015 अशोक लिमिटेड परचेज द मशीन फ्रॉम मोहन लिमिटेड फॉर ₹1,75,000। दिस इज, ये क्या है, तो क्या ये एक लेन देन है,
क्या इसमें लेन देन का बात किया गया है? तो हाँ जी, ये एक लेन देन है, क्योंकि खरीदा गया है, वस्तुओं को लिया दिया गया, तो ये एक लेन देन है। एक घटना है? नहीं, लेन देन एवं घटना दोनों है, दोनों तो नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है। नॉन ऑफ दिस, ये भी गलत है। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। अगर हम किसी व्यक्ति से किसी चीज़ को खरीदने और बेचने का बात कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? लेन देन कहलाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? कहता है प्रबंधकीय लेखांकन है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज, कहता है ए इज अ क्लर्कल वर्क, एक लिपिकीय कार्य है। बी भविष्य के लिए लेखांकन है, प्रबंध से संबंधित लेन देनों के अभिलेखन की तकनीक है। या फिर डी में कहता है क्या? भूतकालीन व्यावसायिक क्रियाओं का विश्लेषण है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन आपका क्या? सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ना, ये यूज़ किया जाता है भविष्य के लिए। ठीक है, तो कहता है इसमें अगर भविष्य से जुड़ा कोई आंसर आपका है तो ये आपका वहाँ पे आएगा। तो कहता है एक लिपिकीय कार्य है, इज़ आ क्लर्कल वर्क, ये गलत है, ये किसी क्लर्क वगैरह से रिलेटेड जॉब नहीं है, मतलब काम नहीं है। दूसरा कहता है भविष्य के लिए लेखांकन है, इज़ अकाउंटिंग फॉर फ्यूचर। हाँ जी, आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये आपको भविष्य में किस तरीके से मैनेज करके काम करना है उसके बारे में बताता है। ये भूतकाल में भी नहीं आता है, और प्रबंध से संबंधित लेन देनों के अभिलेखन की तकनीक है, ये तकनीक है, लेकिन ये भविष्य के लेखांकन की बात करता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। देखिए, अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अभी मैंने आपको बताया था लिमिटेशन का एक मतलब ये भी हो सकता है कि डिमेरिट्स। ठीक है, यानी कि रुकावट। कौन कौन सा ऐसा पॉइंट्स है जो इसमें रुकावट डाल रहा है? कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन की सीमा नहीं, यानी कि इसमें इसकी एक तरह से समझा जाए तो इसकी रुकावट नहीं है। ठीक है, या फिर इसके डिमेरिट्स नहीं है। तो कहता है एक कानूनी मामलों में प्रमाण, अगर आपके पास हर चीज़ का प्रमाण है, एविडेंस है, आप लीगल तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो ये किसी भी प्रकार से आपको रुकावट नहीं डालेगी। ठीक है, तो कहता है सीमा नहीं है, तो पहला नंबर जो है ये इसका आंसर होगा कि अकाउंटिंग का जो लिमिटेशन नहीं है वो कौन है? एविडेंस इन लीगल मैटर्स। अगर आपके पास एविडेंस है तो आपके पास किसी भी प्रकार का रुकावट तो आएगा ही नहीं। ठीक, कहता है अपूर्ण सूचना, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। हाँ, ये एक तरह से इसका एक डिमेरिट है। अगर आपके पास अपूर्ण सूचना है तो ये डिमेरिट से कहलाएगी। आधा अधूरा सूचना आपके पास है, आपके पास कोई एक्यूरेट जवाब नहीं है, तो ये क्या होगा? इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। दूसरा कहता है कि बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशंस, कहता है लेखांकन परंपराओं पर आधारित। लेखांकन परंपराओं पर, यानी कि पुराने घिसे पिटे परंपराओं पर आधारित होता है, तो बिल्कुल आधारित होता है, तो ये भी इसका एक क्या होगा? डिमेरिट्स कहलाएगा या फिर लिमिटेशन कहलाएगा। गुणात्मक सूचनाओं का अभाव, लैक ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी अगर सही तरीके से नहीं मिल रही है तो ये भी इसका क्या है? एक तरह से अभाव माना जाएगा। तो इसमें जो इसका अभाव नहीं है वो इसका क्या हो जाएगा? पहला नंबर आंसर हो जाएगा कि आपके पास सारा एविडेंस है काम करने के लिए, तो सरकार भी आपको नहीं रोक सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। कहता है लेखांकन की सीमा नहीं है, कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर। आई होप कि क्लियर होगा। अगला कहता है क्या? एक वित्तीय वर्ष के अंत में 2 लाख के माल के विक्रय के पश्चात 10,000 रुपये का अंतिम रहतिया था। यह है एक घटना, एक लेन देन, घटना एवं लेन देन दोनों, इनमें से कोई नहीं। अभी जस्ट मैंने आपको एक इस तरह का एक क्वेश्चन बताया है, इसका आंसर आप लोग खुद से कीजिएगा। ऐसे तो इसका आंसर भी होगा, अब बाकी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है उसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है निम्नलिखित में से कौन लेखांकन का एक उपक्षेत्र नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। कहता है अकाउंटिंग का सब फील्ड नहीं है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम करने में मदद करता है, तो ये एक सब फील्ड हुआ। कॉस्ट अकाउंटिंग, ये भी मैनेजमेंट को काम करने में मदद करता है, तो ये भी एक सब फील्ड कहलाएगा। फिर कहता है क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी अकाउंटिंग को काम करने में मदद करता है, इसलिए ये भी एक सब फील्ड कहलाएगा। तो कहता है कौन सा नहीं है? तो जो नहीं है वो कौन है? बुक कीपिंग, क्योंकि ये अपना काम पहले ख़त्म करके वहाँ से हट जाती है, उसके बाद किसका काम शुरू होता है? अकाउंटिंग का। तो ये इसके साथ हमेशा नहीं रहती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, इसको थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है निम्नलिखित में से सभी लेखांकन के कार्य हैं सिवाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट, कहता है इसमें जितने भी पॉइंट दिए गए हैं ए बी सी और डी, ये सभी जो है अकाउंटिंग के फंक्शंस हैं लेकिन किसी एक को छोड़कर। तो कहता है अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग का काम किया जाता है, तो हाँ जी किया जाता है, तभी तो काम अच्छे तरीके से होती है। परिमापांकन मेजरमेंट किया जाता है, बिल्कुल मेजरमेंट किया जाता है। कहता है फोरकास्टिंग, क्या अकाउंटिंग अनुमानों पर काम करती है, या फिर डी पोस्टिंग, तो पोस्टिंग का काम भी होता है, निर्णय का काम भी होता है, परिमापांकन का काम भी होता है। इसमें जो नहीं होता है वो क्या है, पूर्वानुमान। अकाउंटिंग कभी भी पूर्वानुमान पे काम नहीं करती है, वो प्रेजेंट पे काम करती है, फ्यूचर पे काम नहीं करती है। ठीक है, अकाउंटिंग जो होता है फ्यूचर पे भी काम करती है, लेकिन मतलब अगर देखा जाए तो आपको प्रेजेंट में कितना डेटा आपके पास मौजूद है इसके ऊपर काम करती है, कितना आपको भविष्य में मिलेगा उसका अनुमान ये बाद में लगाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हम लोग क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 28 तक हो गया, अब हम लोग 29 देखते हैं। फिर से सेम क्वेश्चन वैसा ही है, इसका आपका आंसर मालूम ही है, लेकिन फिर भी मैं एक बार पढ़ देती हूँ। कहता है ऑन 1 सितंबर कश्यप पेड रेंट, ये क्या कर रहा है, रेंट पे कर रहा है 2000 रुपया। अंडर विच फॉर्म इट विल बी क्लासिफाइड, ये किस फॉर्म के अंदर क्लासीफाई होगा, वो रेंट पे कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक तरह का लेन देन हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 30। पुस्तपालन मुख्य रूप से संबंधित है, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विथ, कहता है बुक कीपिंग किससे कंसर्न करता है, मतलब सबसे ज़्यादा किससे ये संबंधित है। मुख्य रूप, देखिए फिर से क्या कह रहा है, मुख्य रूप, क्या कह रहा है, मुख्य, यानी कि मेनली सबसे मतलब कनेक्टेड तो ये सबसे, लेकिन सबसे ज़्यादा किससे कनेक्टेड है, हमको उसके बारे में इसमें क्या करना है, जानना है। तो कहता है पहला पॉइंट, अभिलेखित समंकों को सारांशित करने से, कहता है समराइजिंग दी रिकॉर्डेड डेटा, कहता है अभिलेखित समंकों को सारांशित करने से होता है, लेकिन ये मेनली नहीं होता है। कहता है उपयोगकर्ताओं के लिए समंकों का निर्वचन करने से इंटरप्रिटेटिंग ऑफ डेटा फॉर यूजर्स, ये भी होता है, लेकिन उतना मेनली नहीं किया जाता है कि मतलब एकदम इसी सिर्फ यही काम किया जाता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब कहता है नंबर सी, वित्तीय समंकों के अभिलेखन से रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। कहता है या फिर डी नन ऑफ दिस। फिर से समझ लेते हैं एक बार क्वेश्चन। कहता है पुस्तपालन मुख्य रूप से संबंधित है, बुक कीपिंग सबसे ज़्यादा मेनली किससे संबंधित है, तो यह क्या करती है, रिकॉर्डिंग करती है किसका, फाइनेंशियल डेटास का या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। हम लोग देखिए हम लोगों ने 30 क्वेश्चन अभी तक पढ़ लिए, आई होप कि 30 क्वेश्चन जो है वो आपको अभी तक क्लियर हो गए होंगे। देखिए 30 तक हमने पढ़ लिया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से देखेंगे। कहता है क्या, 31 मार्च 2022 को 5000 मूल्य के माल का विक्रय किया जाने के बाद उसके पास 8000 का अंतिम स्टॉक बचा रहा। यह है ऑन March 31st 2022 after sale of goods worth ₹5000 he has left with the closing stock of 8000. It is a, कहता है कि उसने 5000 का एक वस्तु बेचा और अंत में उसके पास 8000 बचा हुआ था, तो उसने यहाँ पे क्या किया, तो क्या ये एक घटना है, एक लेन देन है, ट्रांजेक्शन एज वेल एज इवेंट भी है, या फिर डी नीदर ए ट्रांजेक्शन नॉर एन इवेंट। तो आपको इसका आंसर मालूम है कि जब भी हम किसी वस्तु का लेन देन करते हैं तो वो क्या होता है, ट्रांजेक्शन कहलाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हमने बहुत सारा पढ़ चुका है पहले भी, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 32, दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया, हु इन्वेंटेड डबल एंट्री सिस्टम। पहले काम क्या था, सिंगल एंट्री सिस्टम पे होता था, जो छोटे छोटे व्यापारी व्यवसाय करते थे तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम पर ही काम करते थे, लेकिन जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ता चला गया वो कहाँ पे शिफ्ट हो गए, डबल एंट्री सिस्टम पर क्या हुआ, वो लोग शिफ्ट हो गए। तो कहता है कि ये किसने मतलब आविष्कार किसने किया डबल एंट्री सिस्टम का, मतलब मार्शल नहीं होगा, कार्ल पियर्सन भी नहीं होगा, J.R. बार्टली बॉय भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, लुकास पेशियोली। क्या होगा, लुकास पेशियोली होगा। ठीक है, हमने आपको पहले क्लास में भी बताया है। अगला देखते हैं, कहता है लेखांकन है, अकाउंटिंग इज अ साइंस एन आर्ट
एंड आर्ट एंड साइंस बोथ, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा, हम सब जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। सी में क्या है कि ये एक आर्ट भी है और ये एक क्या है, साइंस भी है, यानी कि बोथ होगा, आर्ट एंड साइंस बोथ, सी नंबर होगा। अगला देखते हैं, कहता है पुस्त पालन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। एक सेकेंड जरा आप लोग, मैं ब्रेक लेती हूँ, आप जरा याद कीजिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था ना कि बुक कीपिंग वॉज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन, किस, कहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड किया गया था सबसे पहले, तो कहता है कहाँ, इटली में। कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, इटली में। ठीक है, आपको शायद आपको याद ही होगा, ये सब याद रखिएगा, एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, अब कहता है लेखांकन, क्वेश्चन नंबर 35 में, लेखांकन सूचनाओं का उपयोगकर्ता कौन है, हु इज़ द यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो इसके यूज़र्स तो एक्सटर्नल भी हैं और इंटरनल भी हैं। तो कहता है ऑनर भी है इसके यूज़र, मैनेजमेंट भी इसके यूज़र है, इन्वेस्टर। देखिए ऑनर ना इंटरनल यूज़र्स है, मैनेजमेंट इंटरनल यूज़र्स है, लेकिन अगर हम इन्वेस्टर देखें तो ये एक्सटर्नल यूज़र है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पूछ कह रहा है लेखांकन सूचनाओं का उपयोगकर्ता कौन है, तो इंटरनल भी होगा और एक्सटर्नल भी होगा, यानी कि बाहर के लोग भी यूज़ करते हैं और अंदर के लोग भी इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। अभी जस्ट मैंने ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, है ना, तो मैं इस पर ज़्यादा समय नहीं दूँ। कहता है इनमें से लेखांकन का कौन सा सहायक क्षेत्र नहीं है, तो कहता है ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। ए होगा, सी होगा, डी भी होगा। तो कहता कौन सा नहीं है, तो क्या होगा, बुक कीपिंग। क्यों होगा, क्योंकि बुक कीपिंग का काम खत्म होने के बाद अकाउंटिंग का काम शुरू होता है, तो ये किसी भी तरह से इसके लिए सहायक क्षेत्र नहीं है, मतलब साथ साथ नहीं चलती है, एक एक्टिव होगा तो एक डीएक्टिवेट हो जाता है ना। यानी कि अगर अब बुक कीपिंग एक्टिव है तो अकाउंटिंग डीएक्टिवेट रहेगा, अकाउंटिंग एक्टिवेट होगा तो बुक कीपिंग डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 37 क्या कहता है, अकाउंटिंग क्या है, तो कहता है अकाउंटिंग इज अ प्रोफेशन, अकाउंटिंग इज अ सोशल फोर्स, अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी, या फिर डी ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर होगा क्या, अकाउंटिंग जो है एक प्रोफेशन कार्य भी है, एक सोशल फोर्स भी, एक सामाजिक कार्य भी है, सामाजिक शक्ति के रूप में भी यूज़ किया जाता है, एक सोशल सर्विस भी है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ऑल ऑफ दी। हमेशा याद रखिएगा अकाउंटिंग जो है पेशा भी है, सामाजिक शक्ति भी है, सेवा कार्य भी है। ठीक है, ये आपको सर्विस भी प्रोवाइड करती है, समाज के लिए भी काम करती है और खुद के लिए भी काम करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ऑल ऑफ दी एबव। अगला कहता है 38 लेखांकन का व्यापारियों के लिए लाभ है, द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इज फॉर बिजनेसमैन। कहता है बिजनेसमैन अगर अकाउंटिंग का काम कर रहा है तो उसके लिए उसका फ़ायदा क्या है, तो कहता है ए कर निर्धारण में मदद करती है, असेसमेंट ऑफ टैक्स, क्या ये टैक्स को असेस्ट करने में मदद करती है, हाँ जी बिल्कुल मदद करती है। क्योंकि देखिए अकाउंटिंग से क्या होता है ना, हमें पता चलता है कि हमें कितना लाभ हुआ है या फिर हमें कितना आय हुआ है, यानी कि इनकम। तो इनकम के ऊपर ही तो सरकार हमारा क्या करती है, टैक्स वसूलती है। तो अगर आपको अपना इनकम कैलकुलेट करना है तो आपको अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ सारा काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या करती है, टैक्स को असेस्ट करने में काम करती है। तो पहला वाला तो होगा, पहला वाला क्या है। अब देखिए दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है आर्थिक स्थिरता के लिए, फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, नहीं देश के विकास के लिए, नहीं फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। देखिए ये तो क्या हो गया, ये देश के लिए हो गया, ये देश के लिए पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चन क्या, व्यापारी के लिए क्या लाभ है इसका, तो व्यापारियों के लिए क्या लाभ है, तो होगा एक कर निर्धारण में लाभ करता है। तो करता है मूल्य नियंत्रण में, ये भी नहीं होगा, ये क्या होगा, बिजनेसमैन के लाभ के बारे में पूछ रहा है, तो उसको असिस्ट करने में हेल्प करता है, किसको असिस्ट करने में, टैक्स को असिस्ट करने में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, कहता है निम्न लेखांकन सूचना की गुणवत्ता का निर्धारक तत्व नहीं है। कहता है फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कहता है इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो लेखांकन की सूचना की गुणवत्ता का निर्धारक, मतलब इसमें गुणवत्ता का निर्धारक तत्व नहीं है। तो कहता है ए विश्वसनीयता, अगर आपके अकाउंटिंग फंक्शन में विश्वसनीयता है तो काम बहुत अच्छा होगा। तो गुणवत्ता तो इसने निर्धारित की है भाई कि ये क्या क्या क्वालिटी लाया है आपके काम में। फिर कहता है क्या, सिंप्लिसिटी, अगर आप सिंपल तरीके से काम करेंगे तो क्वालिटी तो भूल जाइए,
क्वालिटी भूल जाइए, तो इसका बी नंबर आंसर होगा कि कौन सा इसमें क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करता है, तो सिंप्लिसिटी। फिर कहता है संबद्धता, रेलेवेंस, रेलेवेंस होता है बोधगम्यता, अगर एक बुद्धिमत्ता आपको उससे प्राप्त हो रही है तो ये भी इसका आंसर होगा, तो जो नहीं होगा वो कौन है, बी नंबर है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब कहता है लेखांकन की भाषा क्या है, आप देख के भी समझेंगे। हम लोगों ने शुरू से जाना है कि अकाउंटिंग किसके लिए काम करता है, केवल पैसे के लिए काम करता है, तो वही पूछ रहा है द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज, तो कहता है मनी, ट्रांजेक्शन, बिजनेस या फिर नन ऑफ दिस। मनी तो तीनों चीज़ों के लिए काम करती है, लेकिन इसकी भाषा क्या है, तो इसकी भाषा है मुद्रा। भैया ये सिर्फ पैसों से बात करती है, ये सिर्फ पैसों से बात करती है। असली गोल्ड डिगर तो अकाउंटिंग है। हम बाकी लोगों ने लोगों को बेकार में बदनाम करके रखा है। असली गोल्ड डिगर कौन है, अकाउंटिंग, क्योंकि ये हमेशा किससे बात करती है, पैसा। बिना पैसे के ये बात ही नहीं करती, ना तो ये काम करती, ना तो ये मूव करती है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। अब अगला देखते हैं। कहता है पुस्त पालन की प्रारंभिक इकाई है, द बेसिक यूनिट ऑफ बुक कीपिंग इज। सबसे पहला बुक कीपिंग जो होता है ये किस पे काम करती है, तो जर्नल एंट्री पे। मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया और हर बार कहा है, टोटलिंग भी करेंगे तो पहले जर्नल एंट्री करना पड़ेगा, बैलेंसिंग भी करेंगे तो पहले जर्नल एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब काम कब आता है, बाद में आता है, पहले कौन आता है, जर्नल एंट्री। तो सबसे प्रारंभिक इकाई कौन हुआ, जर्नल एंट्री, ठीक है। अब कहता है पुस्त पालन के जन्मदाता कौन है, ये आंसर आपको आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो बड़े दुख की बात है कि इतना पढ़ाने के बाद भी इसका आंसर आपको नहीं आ रहा है। आप तब तक याद कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। मैं इस क्वेश्चन को पढ़ती हूँ। कहता है पुस्त पालन के जन्मदाता हैं, द फादर ऑफ बुक कीपिंग इज ए कार्टर, स्पाइसर पैगलर, लुकास पेशियोली या फिर डी मार्शल। तो इसका आंसर आप लोग खुद से सोचिए, मैंने जो नोट्स दिया है उससे सोचिए, मैंने जो क्लासेस दी हैं आपको इससे पहले उससे सोचिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग अगले की तरफ बढ़ते हैं। कहता है पुस्तपालन और लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। कहता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का जो पहला बुक था वो कब पब्लिश हुआ था, तो ये हुआ था 1494 में। कब हुआ था, 1494 में, ठीक है। अगला कहता है 44 नंबर, लेखांकन में लेखे किए जाते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ। किस, अकाउंटिंग जो है ये किसका काम करती है, किस तरह के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है। अभी मैंने बताया ना कि ये केवल किससे बात करती है, पैसों से बात करती है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। कहता है कमोडिटी यूनिट्स, नहीं भैया ये वस्तुओं से बात नहीं करती है, किससे बात करती है, मॉनेटरी यूनिट्स से, ठीक है। प्रोडक्शन भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। कहते हैं लेखांकन के लेखे किए जाते हैं मुद्रा में किए जाते हैं, इसका ट्रांजेक्शन जितना ये करेगा ये उसको लिख के रखता है। अगला देखिए 45 क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से किसे व्यापार की भाषा कहा जा सकता है। कहता है इसमें व्यापार की भाषा कौन सी है, तो कहता है ए इकोनॉमिक्स, बी अकाउंटिंग, सी इंग्लिश या फिर डी स्टैटिस्टिक्स। तो इसका आंसर क्या होगा, लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग होगा, ठीक है। आई होप कि आपको 45 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस 3 क्वेश्चंस और रह गए, तुरंत खत्म हो जाएगा। अब कहता है यहाँ पे क्या, क्वेश्चन नंबर 46, लेखांकन की कौन सी शाखा में व्यवसाय द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं की उत्पादन लागत ज्ञात की जाती। देखिए कहता है यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की उत्पादन लागत, यानी कहता है क्या, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज रेंडर्ड इन अ बिजनेस इज नॉन एज। कहता है अगर आप किसी प्रकार के वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं और फिर आप उसका कॉस्ट निकाल रहे हैं तो ये किस तरह के शाखा के अंदर काउंट किया जाएगा। तो कहता है ए फाइनेंशियल शाखा के अंदर, नहीं जी ये तो सिर्फ पैसे की बात करती है। मैनेजमेंट, नहीं ये तो भविष्य से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में बात करती है। सी कहता है कर लेखांकन, ये तो सिर्फ टैक्स से रिलेटेड बात करती है। तो कौन होगा, लागत कैलकुलेट करने के लिए तो लागत लेखांकन ही होगा। यहाँ कहते उत्पादन लागत कैलकुलेट कौन करता है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग करता है। इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा। अब कहता है क्या 47, देखिए यहाँ पे ना एक बार मैं दिखा भी देती हूँ, सबका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको भी इससे आंसर देख के निकाल सकते हैं अगर आपका कहीं पे छूट जाता है तो। अब कहता है क्या 47 नंबर देखिएगा, हु इज़ नॉट अ यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कहता है इसमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस का यूज़ नहीं करता है। तो कहता है पहला इन्वेस्टर, ये करता है, ये एक्सटर्नल यूज़र है। ऋणदाता यानी कि लेंडर, ये भी करता है, ये भी एक्सटर्नल यूज़र है।
व्यवसाय का मालिक, ये इंटरनल यूज़र है, ये भी उसका उपयोग करता है। फिर कहता है कौन, तो अवयस्क। जो माइनर होता है वो यूज़ नहीं करता है। वो किसको यूज़ नहीं करता है, अकाउंटिंग का यूज़र नहीं। तो इसका आंसर होगा डी। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन कहता है पुस्तपालन व्यापारिक लेन देनों को बहियों के समूह में लिखने की कला है, किसने कहा है। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स, हु सेड। किसने कहा है कि अकाउंटिंग जो है यानी कि पुस्तपालन व्यापारिक लेन देनों को बहियों के समूह में लिखने की कला है। सही बात है। बुक कीपिंग जो है ये जितना भी लेन देन होता है इसको समूह में लिख कर रखती है, तो ये लिखने की एक कला है। तो ये किसने कहा है, तो ये कहा है जी आर बाटली बर्ले, नहीं। विलियम पिकल्स ने, नहीं। आर एन कार्टर ने कहा है, किसने कहा है, आर एन कार्टर ने। डी भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारा क्वेश्चंस समझ में आया होगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कहीं से भी इफेक्टिव लगता है, अच्छा लगता है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक भी कीजिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट भी कीजिए। इससे क्या होगा ना, मैं थोड़ा मोटिवेटेड फील करूँगी, तो मैं कि आपको अच्छा लग रहा है तो मैं और ज़्यादा उत्साह से वीडियो बनाऊँगी। एक्चुअली अभी मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब है मौसम चेंज होने की वजह से, तो वॉइस थोड़ा सा डोंट माइंड कर दीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने इतनी दूर तक वीडियो को देखा है।